हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक टू डायमेंशनल मोशन। इससे पहले आपने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं उसको, जिसमें बॉडी का मूवमेंट एक डायरेक्शन में होता है। तो वो 1D मोशन था, वन डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन से है, तो बॉडी का एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो अब ये टू डायमेंशनल है कि जब एक ही बॉडी दो डायरेक्शन में अपना मोशन एक साथ परफॉर्म करती है। बॉडी एक ही है लेकिन उसका जो मोशन है वो दो डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहा है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वन डायमेंशनल मोशन के कंसेप्ट क्लियर हैं तो वही सारे यहाँ भी यूज़ होने हैं, कोई नई बात नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले आएंगे वो ज़रूर है, लेकिन मोर और लेस वन डायमेंशनल मोशन वाली ही सिचुएशन है, बस दो डायरेक्शन को डील करना है। अब टू डायमेंशनल मोशन की अगर बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे सर्कुलर मोशन है, इलिप्टिकल मोशन है, पैराबोलिक मोशन है ना। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, एक डायरेक्शन ये और दूसरी डायरेक्शन ये। इलिप्टिकल मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है इस तरह से, दिस इज व्हाट यू कॉल इलिप्स, इसमें भी दो डायरेक्शन इन्वॉल्व है। पैराबोलिक मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है इसमें भी दो डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो टू डायमेंशनल मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हमको आज के डिस्कशन में हम एक पर्टिकुलर टू डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना है आज। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? जनरली अगर बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब यह है कि एक बॉडी आपने थ्रो किया, चाहे आपने फुटबॉल को किक मारा या आपने क्रिकेट खेल रहे तो बैट से आपने एक सिक्स मारा, राइट। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल हैं इन जनरल। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो टू डायमेंशनल मोशन का एक स्पेशल केस है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, टू डायमेंशनल मोशन बहुत तरह के हैं। सर्कुलर मोशन है, पैराबोलिक है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, बहुत तरह के हैं। इन सारे मोशंस की कुछ कंडीशंस होती हैं। सर्कुलर मोशन की कुछ कंडीशन होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन की कुछ कंडीशन होगी, पैराबोलिक मोशन की कुछ कंडीशन होगी, कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करते हैं, जब हम किसी बॉडी को थ्रो कर देते हैं हवा में, राइट, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। लेकिन यहां पर हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। जिस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हम कर रहे हैं उसमें कुछ एजम्पशंस हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपने एक बॉडी थ्रो की हवा में, तो उस बॉडी का जो मोशन हवा में होगा, एयर में होगा, वो अंडर ग्रेविटी होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पे लग रहा होगा, बॉडी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। लेकिन यहाँ पे हम कुछ बातें एज्यूम करते हैं, कुछ बातों को इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट कि जब आप किसी बॉडी को हवा में फेंकेंगे, एयर में फेंकेंगे, तो एयर का फ्रिक्शन लग रहा होगा उस पर, तो उस एयर फ्रिक्शन को हम इग्नोर करेंगे, राइट। मे बी वो बॉडी जो हमने हवा में फेंकी है वो स्पिन कर रही हो, उस स्पिन मोशन को इग्नोर करेंगे। अर्थ का जो कर्वेचर है उसको इग्नोर करेंगे। अर्थ का जो रोटेशन है अपनी एक्सेस के अबाउट उसको इग्नोर करेंगे। और ये मान के चलेंगे कि बॉडी आपने जिस पॉइंट से थ्रो की और जिस पॉइंट पे जाके वो लैंड करती है, दोनों पॉइंट्स के बीच में ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू एक जैसी है। आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। तो क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही फोर्स हम लेके चल रहे हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी सारे फोर्सेस को, सारे इफेक्ट्स को हम इग्नोर करके चल रहे हैं। ये बात आप मान के चलिएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है अब उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने बताया टू डायमेंशनल मोशन है, तो मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस।
आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया मान लो u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो ये बॉडी कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी। अब इसका जो मोशन हो रहा है वो दो डायरेक्शन में एक साथ हो रहा है। ये x डायरेक्शन में आगे भी जा रही है और y डायरेक्शन में ऊपर जाके फिर नीचे भी आ रही है। y डायरेक्शन में पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो दो मोशन एक साथ है। अब यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ आपको कि एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ मोशंस। का मतलब ये एक सिंगल बॉडी जो आपने थ्रो की, ये दो डायरेक्शंस में एक साथ मोशन जरूर परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक्स डायरेक्शन के मोशन पे वाई का कोई इफेक्ट नहीं और वाई डायरेक्शन के मोशन पे एक्स का कोई इफेक्ट नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर वन डायमेंशनल मोशन के कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाने वाली हैं। क्योंकि मैं एक्स डायरेक्शन का मोशन देखूँ तो वन डायमेंशनल, वाई डायरेक्शन का देखूँ तो वो भी वन डायमेंशनल। हाँ, इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दूँ, एक साथ देखूँ, तो फिर ये टू डायमेंशनल। तो ये चीज़ आपके बड़े काम आने वाली है यहाँ पर, कि जब आप एक्स डायरेक्शन के मोशन की बात करें तो बिल्कुल वन डायमेंशनल मोशन की तरह ट्रीट करें, और ऐसे ही वाई डायरेक्शन की बात करें तो भी वन डायमेंशनल की तरह ट्रीट करें। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी और फाइन डिटेल देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें सिर्फ एक ही फोर्स हम कंसिडर करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी सारे फोर्सेस को हम इग्नोर करते हैं। अब जैसे मान लो आपने दिवाली का एक रॉकेट फायर किया, ठीक है, तो अब वो जो रॉकेट का मोशन है, और वो रॉकेट भी मान लो ऐसे जाता है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। रॉकेट का मोशन अंडर ग्रेविटी जरूर है, लेकिन रॉकेट में एक और फोर्स लग रहा है, उसके अंदर जो गन पाउडर है और उसकी वजह से जो फोर्स उस पर लग रहा है वो एक एक्सटर्नल फोर्स उसमें लग रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें सिर्फ एक ही फोर्स इन्वॉल्व है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो वेलोसिटी आपने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो इसका एक कंपोनेंट u cos थीटा x डायरेक्शन में होगा, ये इसका x कंपोनेंट हो गया, और एक कंपोनेंट इसका y डायरेक्शन में होगा u sin थीटा, और ये इसका y कंपोनेंट हो गया। ये तो हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी ये, और y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी ये। और क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है, तो y डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है जो कि स्मॉल g है और डाउनवर्ड्स लग रहा है, और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब मैं इन दोनों मोशन को इंडिविजुअली हैंडल करता हूं पहले, फिर वापस यहां आएंगे। तो आप देखो, अगर मैं x डायरेक्शन के मोशन को डिस्कस करूं, सिर्फ इसने अपना मोशन x डायरेक्शन में स्टार्ट किया u cos थीटा से, और क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये जो वेलोसिटी है ये शुरू से लेके लास्ट तक ना तो इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है, ना इसका डायरेक्शन चेंज होने वाला है। तो आप कहीं भी ये वेलोसिटी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए तब भी ये u cos थीटा होगी, आप यहाँ टॉप में ले लीजिए तब भी u cos थीटा होगी, बीच में कहीं यहाँ ले लीजिए तब भी u cos थीटा होगी, और लास्ट पे लैंड करते समय देख ले तब भी u cos थीटा ही होगी, ये नहीं चेंज होने वाली है। तो इस बात को ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। रीजन सामने लिखा हुआ है, क्योंकि इस डायरेक्शन में ना तो कोई फोर्स लग रहा है, और क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो इसलिए ये वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। व्हेन आई एम सेइंग वेलोसिटी, दैट मींस वैल्यू और डायरेक्शन दोनों। अब अगर y डायरेक्शन के मोशन को मैं इंडिपेंडेंटली हैंडल करूं, राइट, तो y डायरेक्शन का मोशन स्टार्ट हुआ u sin थीटा से, लेकिन इस मोशन में एक्सेलरेशन है स्मॉल g डाउनवर्ड्स, तो y डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो होगा क्या, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जब आप किसी बॉडी को सीधा ऊपर थ्रो करते हैं, तो बॉडी ऊपर जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी स्पीड 0 होती है,
मोमेंटरली रेस्ट पे आती है और फिर ये वापस आ जाती है। और वन डायमेंशनल मोशन में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब बॉडी यहाँ से यहाँ ऊपर जाती है तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगता है, और जिस स्पीड से आपने इसको थ्रो किया था ऊपर उसी स्पीड से ये वापस आती है, प्रोवाइडेड कि आप सिर्फ ग्रेविटी को कंसिडर कर रहे हैं, बाकी फोर्सेस को इग्नोर कर रहे हैं तब। तो ये बात भी काम आने वाली है। तो यही चीज़ यहाँ भी है। आपने u sin थीटा से बॉडी ऊपर गया। अब देखो मैं इंडिपेंडेंटली y की बात कर रहा हूँ, x को हमने देख लिया, तो बॉडी ने अपना y डायरेक्शन का मोशन u sin थीटा से शुरू किया। अब ये बॉडी ऊपर जा रही है और स्मॉल g नीचे है, तो डेफिनेटली ये वेलोसिटी इसकी कम होते जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0। फिर ये बॉडी नीचे आना शुरू होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो स्मॉल g है ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है, यानी स्पीड को कम करने का काम कर रहा है। लेकिन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक यही जो है एक्सेलरेशन का काम करेगा, तो ये स्पीड को बढ़ाने का काम करेगा, तो ये इसकी स्पीड फिर बढ़ने लगेगी। और जैसे मैंने यहाँ बताया कि बॉडी जितना टाइम ऊपर जाने में लेगी उतना नीचे आने में लेगी, और जिस स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया था उसी स्पीड से वापस आएगी। यानी यहाँ पर वापस आते समय इसकी स्पीड वही होगी जो थ्रो करते समय थी। तो यही कंसेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो देखो वन डायमेंशनल का कंसेप्ट लग रहा है सिंपल, राइट। तो लास्ट पे यहाँ पे लैंडिंग पोजीशन पे आप देखेंगे इसकी स्पीड फिर u sin थीटा हो जाएगी, ये हो गया। और हाईएस्ट पोजीशन पे कितनी है, 0। अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो क्या हुआ कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी u sin थीटा हाईएस्ट पोजीशन पे आने तक 0 हो गई, ठीक है। और जब ये लैंड कर रही है यहाँ पे तो ये फिर से u sin थीटा हो गई, और जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो शुरू से लेके आखिरी तक इतनी ही है। तो हाईएस्ट पोजीशन पे देखूं तो u sin थीटा होगी, u cos थीटा होगी, और लैंडिंग पोजीशन पे यहाँ पे देखूं तो यहाँ भी u cos थीटा होगी। अब आप देखिए ये कंपोनेंट u cos थीटा, ये u sin थीटा, ये इसका रिजल्टेंट। ऐसे यहाँ पे u cos थीटा, u sin थीटा, ये इनका रिजल्टेंट फिर से u आएगा, और ये एंगल भी आप देखेंगे थीटा आएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे ये सीखी कि जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं एयर में और इस बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, पहली बात, और दूसरा कि इसका जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया था वो और जहाँ लैंड किया था अगर एक ही लेवल पे है, सेम लेवल पे अगर है, तो जिस स्पीड से आप थ्रो करेंगे उसी स्पीड से ये लैंड करेगी, और जिस एंगल पे आप थ्रो करेंगे ये उसी एंगल पे लैंड भी करेगी। लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग इनका लेवल सेम होना चाहिए। अगर बॉडी कहीं यहीं पे रुक गई मान लीजिए किसी वजह से, तब नहीं। तो अगर ये सेम लेवल है तो फिर ये एप्लीकेबल है। एक बात, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0, x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, ना वैल्यू ना डायरेक्शन। y डायरेक्शन की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी। हाईएस्ट पोजीशन पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, और स्टार्टिंग और लैंडिंग पोजीशन पे भी आप देख रहे हैं कि एक जैसा है। अब इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस हैं जिसमें मैं फिर से वन डायमेंशनल मोशन का यूज़ कर सकता हूँ। तो कुछ डेरिवेशंस, अब मान लीजिए मुझसे कहें कि आप इसका फ्लाइट टाइम बताइए। फ्लाइट टाइम यानी ये बॉडी कितनी देर तक एयर में रही, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। अब मैं इसको दो तरह से फाइंड कर सकता हूँ। वन डायमेंशनल मोशन का कंसेप्ट लेके भी कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ? अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी बॉडी को u स्पीड से थ्रो करते हैं सीधा ऊपर, तो बॉडी हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगी, यहाँ इसकी स्पीड हो जाएगी 0। फिर ये मोमेंटरली रेस्ट पे आएगी और फिर ये वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका इस मोशन में अगर मैं ये इक्वेशन यूज़ करता हूँ v = u + at, जो आप वन डायमेंशनल मोशन में यूज़ करते थे,
तो वही इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ए की जगह स्मॉल जी आ जाएगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि यू अपवर्ड है और जी डाउनवर्ड है। क्योंकि ये जो इक्वेशंस होती हैं ये वेक्टर फॉर्म में होती हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो इसलिए माइनस आ रहा है। अब क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये होगा u माइनस जी टी, जहाँ से आपको मिलेगा t इक्वल्स टू यू अपॉन जी। ये इसके ऊपर जाने का टाइम है। इतना ही टाइम ये नीचे आने में लेगी, तो टोटल टाइम कितना लेगी 2t, यानी कि 2u साइन 2u अपॉन जी। इतना टाइम ये ऊपर जाके वापस आने में लेगी। यही कंसेप्ट अगर मैं यहाँ फ्लाइट टाइम के लिए लगा दूँ तो देखो, जो बॉडी का जो वाई डायरेक्शन का मोशन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है। ये देखिए, यहाँ आपने u से थ्रो किया था, यहाँ आपने u साइन थीटा से किया है। तो अगर यही कंसेप्ट मैं यहाँ लगा दूँ, यहाँ भी देखें क्या हो रहा है, बॉडी ऊपर गई फिर नीचे आ गई। अब वो अलग बात है कि x डायरेक्शन में आगे भी जा रही है। तो कितना टाइम लगेगा, मैं सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो फ्लाइट टाइम हो जाएगा 2 और u की जगह u साइन थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। फ्लाइट टाइम आ गया। फिर से इसी केस को देखिए, सेम कि बॉडी आपने थ्रो की ऊपर विद अ वेलोसिटी u, हाईएस्ट पोजीशन तक बॉडी गई, फाइनल वेलोसिटी 0, और मान लीजिए ये h हाइट तक जाती है और मुझे ये हाइट फाइंड करनी है। तो मैं इक्वेशन यूज़ करूंगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। फिर से वन डायमेंशनल वाली इक्वेशन है। देखिए, फाइनल स्पीड कितनी है 0, इनिशियल u स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ से मुझे h क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ये हाइट का फॉर्मूला आ गया। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब यहाँ क्योंकि y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है, तो u की जगह u साइन थीटा आएगा, तो आपकी मैक्सिमम हाइट भी आ जाएगी। और कितनी आएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आपको ये वाली हाइट मिल गई। अब आपसे कहें कि साहब ये तो हो गई आपकी फ्लाइट टाइम, ये हो गई आपकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब आपसे कहें साहब आप ये डिस्टेंस बताओ जिसको हम नॉर्मली कहते हैं रेंज। जैसे मिसाइल की रेंज होती है कि आपने यहाँ से मिसाइल फायर की तो कितनी दूर जाके हिट करेगी, उसको हम रेंज कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है x डायरेक्शन का, तो मैं ये वाली इक्वेशन लगा देता हूँ। क्योंकि x डायरेक्शन का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, y डायरेक्शन का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। x डायरेक्शन का मोशन क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन है, y डायरेक्शन के मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी। तो दो मोशन एक साथ। तो रेंज निकालनी है, x डायरेक्शन के लिए डिस्टेंस निकालना है, तो मैं सीधा सीधा लगाऊंगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो x डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड कितनी है u cos थीटा, और ये तो u cos थीटा ही रहनी है थ्रू आउट द मोशन। और टाइम कितना लगेगा, इतना। इन दोनों मोशन में x और y डायरेक्शन के मोशन में सब कुछ अलग है, एक चीज कॉमन है, वो है टाइम। एक ही टाइम में दोनों मोशन कंप्लीट हो रहे हैं। तो जितना टाइम ऊपर जाके नीचे आने में लगा उतने ही टाइम में बॉडी यहाँ भी आएगी। तो यही फ्लाइट टाइम यहाँ आप रख दीजिए। तो आपको रेंज को अगर मैं अब r से डिनोट कर लूँ तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और फ्लाइट टाइम की जगह आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा अपॉन जी, जिसको आप लिख सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रखना, कई न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला इस फॉर्म में यूज़ होगा, तो इसलिए ऐसे भी याद रखना इसको आप। और अगर मैं इसे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके अगर मैं इसको u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो साइन 2 थीटा होता है, ये आपने पढ़ा होगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा u इंटू यू स्क्वायर। तो ये रेंज भी आ गई, हाइट भी आ गई, फ्लाइट टाइम भी आ गया, और देखो कंसेप्ट भी हमारा वन डायमेंशनल का ही यूज़ हुआ, फॉर्मूला जरूर आ गया। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक और तरीका बता देता हूँ करना है। मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करता हूँ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब इन इक्वेशंस को आप यूज़ कर रहे होंगे, बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी होगी, आप किस डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप इसको एक्स डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सब कुछ एक्स वाला आएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स वाला, इनिशियल वेलोसिटी एक्स वाली, एक्सेलरेशन एक्स वाला। अगर आप इसको वाई के डायरेक्शन के लिए यूज़ करें तो सब कुछ वाई वाला आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, कोई सी भी इक्वेशन हो, ये वाली या जितनी भी आपने वन डायमेंशनल में पढ़ी हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको वाई डायरेक्शन में यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ, ए से लेके बी तक, क्योंकि मुझे फ्लाइट टाइम चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, वाई। अब जब बॉडी यहाँ से स्टार्ट करेगी और यहाँ लैंड करेगी तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इसका 0, वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0। वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, u साइन थीटा, तो यहाँ पर u साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। टाइम आपको चाहिए फ्लाइट टाइम, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आया आप जानते हैं, क्योंकि u अपवर्ड है और स्मॉल g जो है वो डाउनवर्ड है, इसलिए माइनस आ गया। यहाँ से आप फ्लाइट टाइम निकालेंगे तो आपका जो फ्लाइट टाइम आएगा वो आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। देखिए फिर आ गया। अब आप इसको कैपिटल टी से डिनोट करना चाहें तो कैपिटल टी से डिनोट कर लीजिए। फिर इसी इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, देखिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जो भी है, या ए टी स्क्वायर सॉरी। अब मैं इसको एक्स डायरेक्शन में यूज़ करता हूँ। अब इसमें सब कुछ एक्स वाला आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन अगर इसको आर मान लूँ, जिसको हम रेंज कह रहे थे अभी, तो इसकी जगह आएगा आर। एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे u cos थीटा आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है 0, तो ये देखिए रेंज फिर आ गई आपकी। आप ऐसे लिख लीजिए या शॉर्ट में इसको u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ऐसे लिख लीजिए, ये आपकी रेंज आ गई। अब बची हाइट, राइट, तो हाइट भी फाइंड कर लेते। तो हाइट के लिए मैं फिर यही इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ, देखिए फिर से इसको कर लेता हूँ, लेकिन मैक्सिमम हाइट क्योंकि यहाँ तक है तो अब इस बार भी ये इक्वेशन में यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है h, वाई डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड कितनी है u साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, इसका आधा, क्योंकि ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का है, तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होगा वो इसका हाफ होगा, तो इसलिए यहाँ पर आएगा u साइन थीटा अपॉन जी। फिर इधर आ जाइए तो माइनस लगेगा स्मॉल g और टी स्क्वायर की जगह आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ये हो गया। सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये तो आ रहा है यहाँ से u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, माइनस इस एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ रहा है हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली h आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपकी हाइट आ गई। जैसे मर्जी फाइंड कर लीजिए, दोनों मेथड बता दिए मैंने आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और, राइट। तो देखिए ये आपने रेंज का फॉर्मूला फाइंड किया, तो आप देख रहे हैं कि जो रेंज है वो u और थीटा पे डिपेंड कर रही है। g को तो हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ये हमने पहले ही एज्यूम किया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल g की वैल्यू को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। हालांकि स्मॉल g की वैल्यू अर्थ में अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, डिस्टेंस के साथ भी चेंज होती है, हाइट के साथ भी चेंज होती है स्मॉल g की वैल्यू। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें स्मॉल g कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये स्मॉल g कांस्टेंट है तो r की वैल्यू u और थीटा पे डिपेंड कर रही है। और ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आप जितना ज़्यादा स्पीड से थ्रो करेंगे उतना ज़्यादा दूर जाएगी बॉडी। सवाल है कि एंगल, ज़्यादा स्पीड से थ्रो करने में मेरे को एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो मैं डेफिनेटली एंगल को एडजस्ट करके रेंज बढ़ाने की
कोशिश करूँगा, क्योंकि थ्रो करने की मेरी भी एक लिमिट है कि मैं मैक्सिमम किस स्पीड से थ्रो कर सकता हूँ, है ना। जेवलिन थ्रो में जो एथलीट है, जो जेवलिन को थ्रो कर रहा है, उसको जेवलिन को थ्रो करने की उसकी एक लिमिट है कि किस स्पीड से वो फेंक सकता है। तो फिर वो स्पीड तो उसकी लिमिटेशन है, तो रेंज बढ़ाने के लिए वो एंगल एडजस्ट करता है। तो उसी एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले में अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, जो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो आपको रेंज भी मैक्सिमम मिलेगी। कितनी मिलेगी? u²/g। और साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री के लिए, यानी ये 2 थीटा जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए। अब 2 थीटा 90 होना चाहिए का मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड से 45 के एंगल पे थ्रो करते हैं तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, स्पीड को कांस्टेंट रखें और 45 पे अगर थ्रो करेंगे तो उस पर्टिकुलर स्पीड पे रेंज आपको मैक्सिमम मिलेगी। हाँ, वो अलग बात है कि आप स्पीड बढ़ा दीजिए तो रेंज बढ़ जाएगी, लेकिन एक ही स्पीड पे 45 के एंगल पे रेंज आपको मैक्सिमम मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, इस फॉर्मूले में अगर थीटा को मैं 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं, इफ थीटा इज रिप्लेस विद 90 माइनस थीटा इसी फॉर्मूले में, तो थीटा के लिए तो ये रेंज लिखी हुई है, तो 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? साइन 2 और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये हो जाएगा u² साइन 2 को अगर अंदर ले जाऊं तो 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये एक बार फिर से आपके पास u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही रेंज आपकी फिर आ गई। तो क्या सीखा हमने कि जो रेंज आपको थीटा एंगल पे मिलेगी वही 90 माइनस थीटा पे भी मिलेगी। का मतलब जो रेंज मुझे 30 डिग्री पे मिलेगी वही रेंज मुझे 90 माइनस 30 यानी 60 पे भी उतनी ही रेंज मिलेगी। हाँ, लेकिन मैक्सिमम रेंज के लिए एक ही एंगल है 45, उसमें दो एंगल नहीं है। मैक्सिमम रेंज के लिए एक एंगल, दैट इज़ 45। बाकी किसी भी रेंज के लिए दो एंगल आएंगे, इन दोनों पे आपको एक जैसी रेंज मिलेगी। एक बात यहाँ देखिए, हाइट के फॉर्मूले को देखिए। हाइट का फॉर्मूला आपने फाइंड किया था u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये किया था। यहाँ भी वही बात है, थीटा को एडजस्ट करके मैं मैक्सिमम हाइट अगर अटेन करना चाहूँ तो वो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो फिर वही बात है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपको हाइट मैक्सिमम मिलेगी। कितनी मिलेगी? u² अपॉन 2g, इतनी मिलेगी। और साइन की वैल्यू 1 किस एंगल के लिए होती है? 90 डिग्री के लिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा किंक है, अगर मैं ये कहूँ कि साहब मैं 90 डिग्री पे थ्रो कर रहा हूँ बॉडी को तो मुझे मैक्सिमम हाइट मिलेगी, ये बात सही है, लेकिन फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहेगा, फिर ये 1 डायमेंशनल की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हम 2D में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने 90 पे थ्रो किया का मतलब सीधा आपने थ्रो किया तो बॉडी सीधा ऊपर जाएगी, सीधा वापस आ जाएगी, तो दूसरी डायरेक्शन तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है, तो ये 2D मोशन नहीं रहेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कि स्लाइटली लेस देन 90, स्लाइटली लेस देन 90, 90 से थोड़ा सा कम। वो अलग बात है कि जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो वो थोड़े से कम को इग्नोर करके आप 90 ले लेना, बट प्रैक्टिकली आप देखो तो 90 डिग्री पे थ्रो करते हैं तो हाइट आपको डेफिनेटली मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन ये 2D मोशन की कैटेगरी में फिर नहीं आएगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखना। अब आपने जो मैक्सिमम हाइट फाइंड की वो ये है, और मैक्सिमम रेंज आपकी कितनी आई थी? मैक्सिमम रेंज आपकी आई थी u² अपॉन g। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल रहा है कि जो मैक्सिमम रेंज है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये एक रिलेशन हमारे पास और आ रहा है, इसे भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। फाइनली हम फाइंड करते हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री कहते हैं उस पाथ को जिस पाथ को फॉलो करती है बॉडी जब वो मूव कर रही होती है। अब जब आपने बॉडी को यहाँ से थ्रो किया
तो बॉडी ने इस पाथ को फॉलो किया, तो इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन फाइंड करनी है का मतलब हमें फाइंड क्या करना है ये समझ लो आप। किसी भी मोशन में, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कोई सा मोशन हो, उसमें अगर आपको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन फाइंड करनी है का मतलब एक्स और वाई में, अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो एक्स और वाई में एक रिलेशन फाइंड करना है आपको। यू हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब वो कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। जैसे मैंने कहा, इन दोनों मोशन में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है टाइम। तो हम उस टाइम की हेल्प लेंगे यहाँ पर। तो मैं कैसे कर रहा हूँ आप देखिए, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, और इसको मैं पहले x डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें सब कुछ x वाला आएगा। तो मान लीजिए बॉडी t सेकेंड में यहाँ आ जाती है, आपने थ्रो किया, t सेकेंड के बाद बॉडी यहाँ आ गई। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y हैं। कोऑर्डिनेट x एंड y है का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y, यानी x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ और y डायरेक्शन में इतना हुआ। तो ये इक्वेशन में x डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ। तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और टाइम कितना लिया आपने, t, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t, और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो यहाँ से एक रिलेशन आपके पास ये आया, और यहाँ से t मिलेगा आपको x अपॉन यू cos थीटा। फिर मैं इसी इक्वेशन को y डायरेक्शन में अप्लाई कर देता हूँ। अब इसमें सब कुछ y वाला आएगा, ठीक है, सब कुछ इसमें y वाला आएगा। अब तो यहाँ से यहाँ तक y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y, तो s की जगह y ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की कितनी है, u sin थीटा, टाइम कितना लगा, t। अब y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, माइनस क्यों आया आप जानते हैं, u sin थीटा अपवर्ड और g डाउनवर्ड, तो माइनस। स्मॉल t की वैल्यू अगर मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो देखो x और y में रिलेशन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये t की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए आप। तो y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, स्मॉल t की जगह आएगा x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस हाफ ऑफ g, और t स्क्वायर का मतलब फिर से इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँ, u से u कैंसिल, तो ये हो जाएगा x टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा y। ये आपकी आ गई ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, विच इज़ नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में रिलेशन है, कैसे फाइंड किया आप देख। और अक्सर हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ऐसे ही फाइंड करते हैं कि आप x और y कोऑर्डिनेट जो है t के टर्म में फाइंड कर लीजिए और फिर t को एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको x और y में रिलेशन मिल जाएगा, आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। और ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला के इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है, या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होती है, जिसमें 4a कांस्टेंट है। और इस इक्वेशन की पहचान ये है कि इसमें x का कोऑर्डिनेट 1 है, x का जो पावर है वो 1 है, और y की पावर कितनी है 2, या फिर x की 2 है और y की 1। ये इसकी पहचान होती है। जैसे सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। इसकी पहचान है एक्स वाला भी 2 में, वाई वाला भी 2 में, एक्स की पावर भी 2, वाई की पावर भी 2। पैराबोला के इक्वेशन की ये पहचान होती है, एक कोऑर्डिनेट की पावर 1 और दूसरे की 2। अब आप देख लीजिए यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ दिस, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, हम हमेशा मैक्सिमम पावर देखते हैं, तो मैक्सिमम पावर 2 और y की कितनी है 1, तो क्योंकि x की पावर 2 और y की 1 है तो ये इससे मैच कर रहा है इससे, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो जब कोई बॉडी हम थ्रो करते हैं एयर में और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में अगर वो बॉडी मोशन कर रही है तो उसका पाथ पैराबोलिक ही होगा। अब अगर एयर का फ्रिक्शन आ जाए या कोई और फोर्स इन्वॉल्व हो जाए तो फिर पाथ पैराबोलिक नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है और आप एयर में बॉडी ट्रेवल कर रही है, आपने थ्रो किया है, 2 डायमेंशनल मोशन है, तो फिर पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगी। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने डिराइव किए, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जितने फॉर्मूले हमने अभी डिराइव किए, चाहे वो फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला हो, मैक्सिमम हाइट का हो, रेंज का हो,
ये स्पेशली ये 3 फॉर्मूले जो हमने डिराइव किए, फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये फॉर्मूले डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में तभी यूज़ हो पाएंगे जबकि स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट एक ही लेवल पे होगा, तब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए प्रोजेक्टाइल मोशन में, और आएगी, कि आपने बॉडी को किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया। अब हाइट से आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, बॉडी ऐसे आएगी, या आपने हाइट से बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया तो बॉडी ऐसे आएगी, या आपने हाइट से बॉडी को डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया, बॉडी ऐसे आएगी। इनमें से किसी भी सिचुएशन में आपके जो फॉर्मूले हैं फ्लाइट टाइम, हाइट या रेंज के, वो अप्लाई नहीं होंगे। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो मुझको ये मिलेगी रेंज, क्योंकि ये दोनों लेवल सेम है, जबकि इस प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज ये है। आप फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आपने डिराइव किया, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आएगा, जबकि बॉडी नीचे आने में और ज़्यादा टाइम लेगी। तो ये ध्यान रखना कि जितने फॉर्मूले आपने डिराइव किए वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब ये और ये पॉइंट सेम लेवल पे हों, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। अदरवाइज फिर आपको इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो 1 डायमेंशनल में आपने यूज़ की थी इक्वेशंस, इन्हीं इक्वेशंस की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और इन इक्वेशंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक डायरेक्शन में एक बार, अब जैसे आप ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा आप कौन सी डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। अगर एक्स में यूज़ कर रहे हैं तो सब कुछ एक्स वाला, फाइनल वेलोसिटी एक्स वाली, इनिशियल वेलोसिटी एक्स वाली, एक्सेलरेशन तो खैर एक्स में होता ही नहीं है। वाई में यूज़ कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी वाई की, इनिशियल वाई की, एक्सेलरेशन वाई वाला। ऐसे ये कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट, एक्स में कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सब तो ऐसे करना है, आसान है। 1 डायमेंशनल में करा है आपने, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो इसलिए टच में रहिए, वीडियो देखते रहिए, पूरी सीरीज़ है। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, बहुत सारे केसेस हैं और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इसमें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगे कंसेप्ट को समझने में। फिर कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन होगा आप आराम से कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।